अगर आप देख रहे हैं देश न्यूज में हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम महा एग्जिट पोल, ये देश का एग्जिट पोल देश न्यूज के साथ इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां आपको हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 336 सीटें मिलती नजर आ रही हैं इस बार, क्योंकि जिस तरह से देखा कि मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है कि कमल खिल चुका है एग्जिट पोल में। वहीं यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की, तो उनको 52 सीटें हैं। कुल मिलाकर एनडीए को 388 सीट देश न्यूज के एग्जिट पोल में। और साथ ही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 59 सीटें 59 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के सहयोगी दल 54 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल 113 सीटें इंडिया गठबंधन की बात करें, विपक्षी गठबंधन के खाते में 113 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरे अन्य दल क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग राज्यों में हैं, यदि उनकी बात करें तो 42 सीटें उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस तमाम विश्लेषण पर, जैसा कि अभी हमने पूर्व में चर्चा की है उत्तर के राज्यों की, कि उत्तर के राज्य का क्या समीकरण है और देश न्यूज वहां क्या स्थिति है, देश न्यूज के आंकड़े वहां क्या कहते हैं, एग्जिट पोल क्या दिया। अब हम बात करेंगे दक्षिण के राज्यों की। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने क्या गुल खिलाया है, साथ ही दक्षिण की 131 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर थी, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनती है और बिगड़ती नजर आ रही है। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं अपने मेहमानों के साथ में। हमारे साथ खास पैनलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण जी हमारे साथ हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंघई जी। आलोक सिंघई जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पेगवार जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पेगवार जी, आपका स्वागत करते हैं। और अभिषेक शर्मा जी हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ हैं, जो तमाम सीटों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश न्यूज की सहयोगियों के साथ में जो सर्वे टीम थी, सर्वे टीम ने मतदान से पहले, मतदान के बाद वहां के लोगों से चर्चा की है। और उस चर्चा के बाद में जब हमने पाया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वहां यदि हम देखें कि जो प्रदर्शन रहा है, तो वो इस बार पहले से बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि टीडीपी और के साथ में जो चुनाव लड़ा गया है, तो एनडीए को इस बार वहां पर 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, क्योंकि वहां पर पिछली बार 3 सीटों पर सिमट गया था एनडीए, यदि हम बात करें। और जहां वाईएसआरसीपी को पिछली बार 22 सीटें मिली थी, इस बार 12 सीटों के नुकसान पर 10 सीटें वहां मिलती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ में मनीष कुमार। बिल्कुल ठीक है। और किसके लिए खुलेंगे दक्षिण के द्वार, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि दक्षिण के द्वार जिसके लिए खुल गए, दिल्ली की गद्दी भी उसी को मिलेगी। इसी के साथ में सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा आंध्र प्रदेश की, क्योंकि पिछले अगर लोकसभा चुनावों पर नजर डालें, अगर हम विश्लेषण करें, तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार देखिए 12 सीटों की बढ़त एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है। इसके अलावा हम देखें कि वाईएसआरसीपी है, उसको 12 सीटों का घाटा यानी कि नुकसान है वहां पर। ये देश न्यूज का सबसे सटीक महा एग्जिट पोल है। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आलोक सिंघई जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है आंध्र प्रदेश में, जिस प्रकार से टीडीपी और एनडीए का गठबंधन हुआ, ये मजबूरी है या एनडीए के लिए गठबंधन जरूरी था? क्या था वहां का समीकरण? क्योंकि इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 12 सीटों की बढ़त, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, जिस तरीके से ये गठबंधन हुआ है उसका लाभ बीजेपी को मिलता दिख रहा है, ये बात बिल्कुल साफ है। एक बात और भी है कि इस पूरे चुनाव से एक मैसेज तो चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 पार नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज है कि देश को एक मजबूत विपक्ष भी मिल रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये संतोष की हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से लगातार पॉलिटिकल ध्रुवीकरण होता रहा है, आप ये सोचे पहली बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने एक्सेप्ट किया इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता है, मोदी जी की सफलता है। क्योंकि ये पूरा चुनाव जो है मोदी वर्सेस अदर था। हाँ। मोदी जी जो बात कह रहे थे वो बात लोग तक अपील कर रही थी, और उसी के कारण ये जो है घटनाक्रम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये एक चमत्कारिक असर है। और 400 अभी तो ये सर्वेक्षण है, कोई भी सर्वेक्षण की जो एजेंसीज हैं वो कोई भी ये नहीं कह रही है कि भारतीय एनडीए गठबंधन 400 पार कर रहा है। हाँ। लेकिन इसके बाद भी अभी तो सर्वेक्षण है, ओरिजिनल नतीजे जो है 4 तारीख को आएंगे। बिल्कुल, 4 तारीख को वो परिणाम सामने आएंगे। और ये जो सर्वेक्षण आपको बताया जा रहा है कि जनता का मन क्या कहता है, जनता के मौन की क्या परिभाषा रही और जनता की मुखरता की क्या परिभाषा रही, उस परिभाषा के आधार पर यह आपको आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अब हम चलेंगे गुजरात की तरफ, क्योंकि गुजरात में जहां एक तरफ देखा विधानसभा चुनाव में हमने
हमने देखा राजपूतों की नाराजगी का एक मुद्दा उठा, उसी मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई लोकसभा चुनाव में, लेकिन देश का एकमात्र राज्य गुजरात ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। गुजरात के विश्लेषण क्या कहते हैं? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को क्या बढ़त मिल रही है, फिर वहां किसका क्या प्रदर्शन होने वाला? हमारे सहयोगी मनीष कुमार आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक है। एक बार और फिर बीजेपी वहां पर क्लीन स्वीप कर रही है, क्योंकि बीजेपी 26 की 26 सीटों पर बिल्कुल कब्जा जमाए हुए है। इसका असर हम ये देखें कि बीजेपी ने अंगद का पैर जमा लिया, वहां पर हटने का नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल। और एक तरीके से ये भी देखें कि बीजेपी यहां पर प्रयोगशाला करती रही है, प्रयोग करती रही है, नए नए प्रयोग करते हुए बीजेपी ने यहां पर जिस प्रकार से अंगद का पैर जमाया है, किसी से हिलता नहीं दिख रहा है। मैं अभिषेक शर्मा जी आपसे समझना चाहूंगा, आखिर क्या कारण है कि बीजेपी का जो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत जो खंभा गड़ गया है, कोई नहीं हिला पा रहा है। 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में दिखती जा रही है, कांग्रेस बिल्कुल जीरो, अदर जीरो, आप जीरो। देखिए, सबसे पहले जब गुजरात में जो इलेक्शन हुए तो उससे पहले जो निर्विरोध सीट जो हुई, उसी से लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि गुजरात में लोकसभा सीटों में हमेशा बढ़त की ओर रहेगी, क्योंकि विधानसभा में तो क्लीन स्वीप था ही। अब लोकसभा में आप समझिए कि देखिए, हर स्टेट का अपना एक पैरामीटर होता है, और जब वहाँ के जो दो मजबूत कद्दावर नेता जब दिल्ली की सीट पर बैठते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तो ऑब्वियसली जनता के मन में कहीं ना कहीं एक भाव होता है कि चूंकि वो दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इनको सपोर्ट करना है। और यही असर है कि कुछ ना कुछ जो 20% शेयर है वो सीधे की सीधे सिर्फ नाम पर, मोदी और शाह के नाम पर वोटिंग, वहाँ की जनता जो है सिर्फ नाम के आधार पर वोटिंग करती है। तो गुजरात में तो केवल 25 सीटों के परिणाम आना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, देखिए गुजरात तो एक ऐसा सरल है कि हम गुजरात में तो बिल्कुल चर्चा का कोई विषय ही उतना नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस तो पहले भी वहाँ एक लड़ने वाली की पोजीशन, वहाँ तो अपने आप को जीवित करने वाली पोजीशन में भी अभी नहीं है। बिल्कुल तो इसलिए गुजरात तो नो डाउट सीटें भरपूर आएंगी वहाँ पर, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी सीटों पर क्या असर होता है वो है, क्योंकि जनता गुजरात की ये हमेशा कहेगी कि हाँ, हमारे गुजरातियों का देश है और हम कहीं ना कहीं उसमें जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि गुजरातियों ने अपना जो है परचम लहरा के रखा है, और राज्य से लेकर के चाहे राजनीति हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, बिल्कुल सभी जगह। और चूंकि विपक्ष कहता भी है कि विपक्ष की ओर से हमेशा टिप्पणी आती है कि 2 गुजराती देश को चला रहे हैं, और उनके व्यवसायीकरण को लेकर भी बात कही जाती है कि वो व्यवसाय करते हैं, राजनीति नहीं करते। लेकिन यहाँ जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और 25 सीटों पर परिणाम आना बाकी, एक सीट पर तो आ ही चुका है, और इस 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक वो राज्य जहां हमने देखा विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो राज्य है कर्नाटक जहां से हमने देखा कि मुस्लिम आरक्षण की बात चली। भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर यूं कहें कि एनडीए के नेताओं ने इस बात को प्रचारित किया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कानून से खेला करते हुए, या कानून से चालाकी करते हुए, चालबाजी करते हुए, वहां अपनी चतुराई दिखाते हुए ओबीसी के 4% का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को हवा दी, और ये हवा दी गई कर्नाटक से। कर्नाटक के समीकरण क्या कहते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार आपको बिल्कुल। और जिस प्रकार से हम देखें कि वहां पर जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं हवा की तरह उछाले गए, इसके अलावा हिजाब का मुद्दा भी कर्नाटक से निकला और देश भर में छाया रहा। देश भर की सियासत में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। लेकिन अब देखिए, हम अगर 2024 की अगर बात करें तो बीजेपी 2019 में 25 सीटों पर काबिज थी, लेकिन एक सीट बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 26 सीटों पर इस बार बीजेपी है। कांग्रेस को पिछली 2019 के लोकसभा चुनावों में एक सीट मिली थी, लेकिन इस बार भी एक ही सीट का अनुमान है कांग्रेस के पास में, यहाँ पर सिर्फ एक सीटें मिलने का अनुमान। लेकिन अगर हम अन्य पार्टी की बात करें, जैसे कि जद एस पार्टी है, उसको पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट मिली थी, लेकिन वो उसकी सीट इस बार है छिनती नजर आ रही है, यानी कि उसके खाते में अब कुछ भी नहीं जा रही है। 26 सीटों पर बीजेपी, एक सीट पर कांग्रेस, और अन्य को जो है एक सीटें मिलती दिख रही है। मैं धर्मेंद्र पैगवार जी आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से वहां पर सांप्रदायिक मुद्दे उठे, हिजाब का मुद्दा उठा, या ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, कहीं ना कहीं ये असर कर गया है वहां पर, लगता है। देखिए, कर्नाटक दक्षिण का प्रवेश द्वार है, और वहाँ बहुत लंबे समय से, लगभग 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ 3 बार सरकार भी बनाई। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव के नतीजों से बहुत ज़्यादा असर होता नहीं है, बहुत अंतर होना चाहिए। विधानसभा चुनाव बहुत ही स्थानीय मुद्दों पर कर्नाटक में लड़ा गया था, कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ लोगों से जनता की नाराजगी थी। यही एक वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में राज्य की सत्ता नहीं मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चतुराई से जो कर्नाटक में
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और कांग्रेस ने ये कोशिश की कि वह अपना विधानसभा का परफॉर्मेंस दोहराए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब इस बार विधानसभा चुनाव की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा भाजपा को मिला है और जनता दल एस के प्रसन्ना वाला जो रेवन्ना वाला जो मामला हुआ जी उसको भी कांग्रेस मुझे लगता है कि जनता तक नहीं पहुंचा पाई। और जनता दल सेकुलर से भाजपा का गठबंधन था, लेकिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनता दल सेकुलर से अलग हटकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट किया है और प्रधानमंत्री मोदी की लहर कर्नाटक में और कर्नाटक के बाद जैसा कि दक्षिण भारत के जो दूसरे राज्य हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जी वहाँ पर मोदी जी का असर बहुत व्यापक रूप से देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ धर्मेंद्र प्रकाश एक बार देखिए धर्मेंद्र जी कि जब देश न्यूज की टीम जमीनी स्तर पर वहाँ पहुंची तब वहाँ हमने देखा कि ये एक चर्चा और थी कि लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक की सरकार बदलने वाली है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इस बात का भी असर हुआ होगा क्योंकि ये प्रचारित नहीं किया गया, लेकिन इसका जो है वोकल या फिर कहें कि मौखिक प्रचार बहुत किया गया इस बात को लेकर। देखिए, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो बहुत शिक्षित राज्य है और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत संपन्न राज्य है। वह बेंगलुरु जैसी सिटी है जी। कर्नाटक के लोग बहुत समझदार हैं और वो समझते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए, किसके होने से कर्नाटक का या देश का भला हो सकता है। और मुझे लगता है कि जनता से जो विधानसभा चुनाव के समय गलती हुई थी जी। उसको सुधार करते हुए जनता ने एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में मतदान किया है। बिल्कुल सही कहा कि यहाँ भी मोदी का जादू चलते हुए नजर आ रहा है। बात करेंगे हम उस राज्य की जिस राज्य को लेकर के सबकी कश्मकश की स्थिति जरूर बनी हुई है। हालांकि बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि काऊ बेल्ट का ये वो राज्य है जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव की साख दांव पर लगी हुई है, वहां पर विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की साख भी दांव पर है, क्योंकि पिछले बार एक सीट से कम हो जाने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से विधानसभा में प्रदर्शन किया है, विधानसभा का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के और मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर के क्या कहता है देश न्यूज का एग्जिट पोल? बिल्कुल ठीक है, और देखना होगा कि जो विधानसभा असेंबली इलेक्शन का जो जोश था वो लोकसभा चुनाव में हाई दिखता है या नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2019 के जो नतीजे बताते हैं कि 28 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, जीत दर्ज की, लेकिन इस बार भी 28 सीटें ही बीजेपी को मिलती दिख रही है। यानी कि 1-2 बढ़ती हुई, अगर हम संभावना जताएं कि 1-2 सीटें बढ़ती, लेकिन नहीं, इतना नहीं है। लेकिन एक सीट कांग्रेस को जरूर मिलने वाली है। वो सीट कौन सी होगी ये देखना होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प होने वाली है। क्या वो छिंदवाड़ा होगी या अन्य कोई लोकसभा सीट होगी, ये तो देखना होगा। लेकिन कांग्रेस को के खाते में एक सीट जाती दिखाई दे रही है और बीजेपी 28 की 28 सीटों पर दोबारा रिटर्न करेगी। मैं सबसे पहले और मैं आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपसे समझना चाहूंगा कि वो कौन सी सीट होगी जो कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। जहां पर हम 2-3 सीटों का जिक्र कर रहे थे कि राजगढ़ जा सकती है या मंडला जा सकती है या छिंदवाड़ा जा सकती है, वो कौन सी सीट होगी? यहाँ एक बात और जानना चाहूंगा उपाध्याय जी आपसे कि जो बात कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने वाले हैं, क्योंकि चर्चा तो ये भी है कि हो सकता है 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिल जाएं। आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक आपने 29 की 29 वाली बात कही, ये कोई लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती जी। चुनाव होते ही इसलिए हैं और पक्ष दोनों की भूमिका बहुत आवश्यक है जी। यदि किसी स्थान में मान लो लोकसभा में पूरी सीटें ही यदि किसी एक पार्टी के पास हो तो इस सरकार की गलतियों को कौन गिनाएगा? जी। तो ये तो कोई बहुत अच्छी सोच नहीं कही जा सकती, लेकिन सरकार लेकिन पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर पर आपका जो एग्जिट पोल है मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन लग रहा है। मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को एक सीट और मिलना चाहिए जी। और सही बात तो यह है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तभी सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी जी। पर मुझे निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह वाली सीट भी जो है कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है और बाकी तो परिणाम ही बता पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा कि परिणाम स्पष्ट कर देंगे कि क्या वास्तविक स्थिति है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा तो है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट के नुकसान में रह सकती है, लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो हमने जनता से बात की है, मतदाताओं से बात की, उसके आधार पर यह आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता का मन कुछ क्योंकि हमने पूरे मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से नहीं, कुछ विशेष मतदाताओं से चर्चा की है और एक क्षेत्र में जाकर के चर्चा की, उसके आधार पर यह निर्णय। लेकिन यहाँ मैं सत्येंद्र जैन जी आपके पास आना चाहूँगा। देश न्यूज जो आंकड़े दिखा रहा है, यदि हम बात करें नेशनल स्तर के कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए को जो है 388 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही
यदि हम बात करें कि विपक्षी गठबंधन को 113 सीटें हैं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। साथ ही मध्य प्रदेश को लेकर के जो बात हमने कही है कि 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहले थी, इस बार भी 28 ही रह सकती हैं, एक सीट कोई एक कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आपका विश्लेषण? देखिए सूरज जी, मैं सर्वप्रथम तो देश न्यूज़ ने और देश न्यूज़ की टीम और सर्वे टीम जो परिश्रम किया उसके लिए साधुवाद है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए आपने जो दिया, और कई बार हम सहमत होते हैं, कई बार नहीं होते, लेकिन आपने परिश्रम किया है जी, तो उसके लिए साधुवाद है। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि जो आपने 388 प्लस करा है ना जी, तो निसंदेह 400 प्लस रहेगा। जो हमारा लक्ष्य, हमने संकल्पना जो है जन जन की संकल्पना थी, हाँ। और जो हमारे विपक्षी भी कहते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी संसद में कहा कि इस बार भाजपा का 400 पार हो रहा है। तो निसंदेह जैसे धारा 370 हटाई हाँ। और 370 से भी अधिक योजनाएं जो चल रही जन कल्याण की, तो उसका भी प्रतिफल मिल रहा है। चाहे वो भारत के अंदर समस्त जगह हो या मध्य प्रदेश में जो आप कह रहे हैं, इस बार निसंदेह 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी को भगवान रूपी जनता देने वाली है। और जो आपने कहा कि उसलिए भी देने वाली है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय वी डी शर्मा जी, और जिन्होंने सिद्ध भी किया जब वो आए फरवरी 2020 में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मंगल होने लगा। कमलनाथ जी की सरकार चली गई, आंखों के नीचे से उनका काजल उनके विधायक ही चुरा ले गए। और उसके बाद फिर उपचुनाव हुए, तब जीते। उसके बाद फिर 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, और जो परिश्रम की पराकाष्ठा की गई और जन कल्याण की जो त्रिवेणी हमने बहाई है, कार्यकर्ताओं की मेहनत तीनों मिलाकर के जो त्रिवेणी रही, उनका निर्देशन रहा माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का, उसका एक बड़ा योगदान रहा है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए कहना पड़ा कि दिखने में दुबले पतले हैं लेकिन बड़े काम के हैं। मोदी जी टिप्पणी की थी। हाँ, और उनका तेज और पराक्रम देखिए, उसके कारण उनका तेज और ताप नहीं सहन कर पाया। मेरी एक जिज्ञासा और थी सत्यन जी, एक जिज्ञासा और थी, एक जिज्ञासा थी मेरी कि यदि आप कहते हैं कि ठीक है, देश न्यूज कह रहा है कि 28 और 1 का आंकड़ा जा सकता है मध्य प्रदेश में, हालांकि 29 आपने कहा कि 29 की 29 मिलने वाली है, तो या यदि 29 आपको मिलती है तो क्या न्यू ज्वाइनिंग टोली को इसका श्रेय देना चाहेंगे आप? देखिए, न्यू ज्वाइनिंग टोली का श्रेय अगर हम 29 की 29 और ये पहली बार हो रहा है, ये ऐतिहासिक बहुमत जो मिल रहा है ना, स्वतंत्रता के पश्चात फिर सिर्फ पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री रहे पहले, उनको प्राप्त हुआ, और यही गौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त होने वाला है, जो आपके एग्जिट पोल भी साहब भी बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, और पूरे भारत भर की न्यू ज्वाइनिंग टोली को देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस जो विमुख हुई है, रामद्रोही हुई है, सनातन द्रोही हुई है, शक्ति द्रोही हुई है, और विकास विरोधी हुई है, उसके कारण से हमें लग ही रहा था। तो हमने पूरे देश भर में न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई हुई है, हर स्टेट के अंदर, और लाखों करोड़ों की, मध्य प्रदेश में ही लाखों की संख्या में आए, और पूरे देश भर में करोड़ों कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ दी है। आप देखिए, ये बात जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी की कह रहे हैं, वो शुभंकर सिद्धू है, उनका तेज और ताप नहीं सहन कर पाए, दो बार इनको अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा। और अल्टीमेट आप देखिएगा वहाँ कांग्रेस का वोट शेयर 0 रहेगा। तो आप, और हमारी तो जो शुभारंभ हुआ है, जो आपने आज कहा है, तो देखिए 4 जून को होने वाला है जो मतगणना, लेकिन हमारा शुभारंभ तो 1-0 से हम पहले ही आगे हो गए हैं। हमें सूरत की सीट जो मिली है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सूरत ही नहीं दिख रही है वहाँ पर। ठीक है। और भाजपा को जनता ने अथाह आशीर्वाद दिया, और आज देखिए हमारी सूरत आप लोग भी दिखा रहे हैं, और ये पहली बार ऐतिहासिक बहुमत तीसरी बार हो रहा है स्वतंत्रता में। पंडित नेहरू जी के बाद तीसरी बार भाजपा लगातार वो प्रचंड बहुमत के साथ, 84 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, और 1984 में भी कुछ ऐसे परिणाम सामने आए थे। नहीं, देखिए 1984 में जो आया था, जब आपातकाल लगा, 1975 1977 में जब चुनाव हुए, उसके बाद जो ब्रेकअप हुआ था, और इंदिरा जी की सरकार बनी, उसके बाद राजीव जी की सरकार बनी, लेकिन 1989 में फिर ध्वस्त हो गया कांग्रेस। हमारी बीपीसी की सरकार बनी हमारे मध्य प्रदेश में 84 में 40 की 40 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई थी। जी हाँ, ये आप कह सकते हैं वो, लेकिन इस बार यही हो रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को मिलाएंगे तो वो हिस्ट्री रिवील होने वाली है। 1984 का तो हमने 2014 में ब्रेक कर दिया था देश के हिसाब से, और आप मध्य प्रदेश के हिसाब से 1984 का रिकॉर्ड है। इस बार निसंदेह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिलकर के पुनः उसको अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई नई सीट तो बनी नहीं, अभी 40 की 40 ही हैं। तो ये नहीं कहें रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन वही रिकॉर्ड को हम पुनर्स्थापित करने वाले हैं। ये भाजपा की सरकार कर रही है, भाजपा की केंद्र की नीति, और मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ की जो
परिश्रम किया है हमारी भाजपा की यूनिट ने। जो कैलाश पर्वत हमारा जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हर बूथ पर 42 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में है, तो उनके परिश्रम से भी हो रहा है। और केंद्र की और राज्य की जो 370 से अधिक योजनाएं हैं उनका लाभ धरातली क्रियान्वयन हुआ है। धारा 370 को हटाया है, ये भगवान रूपी जनता 370 का तिलक भी भाजपा को कर रही है। 400 की माला एनडीए के रूप में जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को पहना चुकी है। 4 जून को प्रस्फुटन होगा। चलिए बिल्कुल ठीक है, 4 जून को परिणाम सामने आएगा। लेकिन बात करेंगे अभी हम दक्षिण के कुछ और राज्यों की। यदि हम बात करें केरल की, क्योंकि केरल में एक सीट ऐसी है जहां पर साख दांव पर है। वायनाड सीट की यदि हम बात कर लें तो वायनाड सीट पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की साख दांव पर है। और क्या सियासी गलियारों में चर्चा थी कि रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का उनका उद्देश्य यह था कि क्योंकि उनको अपनी जीत पर संशय हो गया था। केरल को लेकर के देश न्यूज का एग्जिट पोल क्या कहता है, हमारे सहयोगी मनीष कुमार बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ना तो सांप्रदायिक मुद्दे चलते हैं, रिजर्वेशन के मुद्दे नहीं चलते हैं, मुस्लिम के मुद्दे नहीं चलते हैं, कास्ट के मुद्दे नहीं चलते हैं, महिलाओं के मुद्दे नहीं चलते, लेकिन वहां चलते हैं तो विकास के मुद्दे चलते हैं। लेकिन जनता ने इस बार कितना अपना जनमत दिया है, किसको दिया, देखिए क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल। सबसे पहले आपको बताएं कि 2019 के जो नतीजे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें मिली थी, जो IML पार्टी है उसको 2 सीटें मिली थी, लेकिन यहाँ बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन अगर हम 2024 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस 2 पार्टी के घाटे के साथ 13 सीटों मिलने के आसार है। इसके अलावा जो IML पार्टी है उसको 2 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलने की संभावना है, यानी कि केरल में अब बीजेपी का खाता खुलेगा और कहीं ना कहीं 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है बीजेपी, और 2 कांग्रेस पार्टी को नुकसान होती हुई दिख रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी इस बार 13 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलने की संभावना है। मैं धर्मेंद्र पैगवार जी आपसे शुरुआत कर लेता हूँ। जिस प्रकार से हम देखें कि वहाँ पर जैसे मैंने मुद्दों की बात की कि यहाँ पर ये मुद्दे नहीं चलते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे चलते हैं, क्योंकि केरल सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है। क्या कहते हैं आप वहाँ के आंकड़ों पर? देखिए, निश्चित तौर पर केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य है, वहाँ के मतदाता को बहुत समझदार माना जाता है, लेकिन केरल में सांप्रदायिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण होता है, ये बात बहुत स्पष्ट है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि केरल के लोग सांप्रदायिक आधार पर पोलिंग नहीं करते हैं। देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ से मुस्लिम लीग चुनाव जीतती है और उसके सांसद संसद में पहुँचते हैं, और कांग्रेस मुस्लिम लीग से गठबंधन करती है। रही बात वायनाड की, तो वायनाड से राहुल गांधी के होने के कारण पूरे देश की नज़र है केरल पर। राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं नहीं जीतते हैं ऐसा, क्योंकि सीटवार आंकड़े नहीं आए जी, लेकिन कुछ ना कुछ कारण जरूर रहे कि राहुल गांधी जी को एक बार रायबरेली की तरफ वापस आना पड़ा है। दूसरी बात, मुझे थोड़ा सा संदेह है कि 1980 के बाद से जब से भाजपा बनी तब से आज तक केरल में भाजपा का विधायक भी नहीं चुन पाया। मेट्रो मैन ई श्रीधरन जैसे व्यक्ति, जो जिसके इतने बुद्धिमान इंजीनियर, जिसकी पूरी दुनिया में ख्याति है, उन तक को, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि जिन मेट्रो मैन ई श्रीधरन का पूरा देश सम्मान करता है उनको वहाँ की जनता चुनेगी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ ई श्रीधरन जी को भी हार का सामना करना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि जो बहुत शिक्षित राज्य है वहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर जिस तरह से ध्रुवीकरण होता है उसमें लोगों की बुद्धिमत्ता, लोगों की काबिलियत और राष्ट्रीय मुद्दे गौण हो जाते हैं, और वहाँ बहुत ही स्थानीय मुद्दे, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये तीनों की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। अब देखिए, कहीं पर कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ है, कहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, कहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में है, और केरल में अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि केरल से जो आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जिट पोल है, ये फाइनल नतीजा नहीं है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में, आंध्र में भारतीय जनता और तेलंगाना में, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल। और जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं आपके कि कांग्रेस 2 सीटों का नुकसान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का फायदा हो रहा है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा वहाँ का जो ट्रेंड है उसको लेकर मुझे डाउट है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 2 लोकसभा सीट मिलेंगी तो कौन सी मिलेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वायनाड में भी बहुत ताकत लगाई है, लेकिन वहाँ का जो समीकरण है, जातिगत समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, वो भाजपा के पक्ष में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को केरल से बहुत ज़्यादा, और वैसे भी देखिए राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे कि हम केरल में खाता खोलेंगे, लेकिन उन्हें अंदर से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी। बिल्कुल। दूसरी बात हमारे जैन साहब ने कही मध्य प्रदेश को लेकर, तो आपने भी हालांकि इस बात को सुधारा। मध्य प्रदेश में 1984 में भी क्लीन स्वीप हुआ था, जब कांग्रेस संयुक्त मध्य प्रदेश की 40 सीटें जीती थी। दूसरी बात, आप लोग फिर दावा कर रहे हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि क्लीन स्वीप आपने नहीं किया और आपने पिछला नतीजा ही दोहराया, आप 28 से 27 पर मान लो आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
क्योंकि खैर आपने ये तो एक अनुमान है। जी नहीं, हाँ। हम 4 तारीख को बात करेंगे, हाँ। इसी चैनल पर बात करेंगे। जी सत्येंद्र जी आ रहे हैं ये आपकी यदि आप 28 से 27 पर आ गए हाँ या 28 से 26 पर आ गए, जी क्योंकि आपने चुनाव लड़ा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, हाँ और यहाँ पर आप अपने नेताओं के श्रेय भी बता रहे हैं कि हाँ। साहब ये शुभंकर है, हाँ इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। आप ये आज ही बात करिए कि यदि 28 से कम आती हैं हाँ तो आप इसका दोषारोपण किस पर करेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है संगठन, सत्येंद्र जी भाजपा का कुछ कहना संगठन चाह रहे लेगा, हैं आपकी बात पर भाजपा की सरकार लेगी, जी कोई व्यक्ति लेगा, हाँ या जिन्होंने प्रत्याशी चयन किया हाँ आप उन पर ठीकरा फोड़ेंगे, जी या फिर आप इन सबको नकार कर ठीक है, सत्येंद्र जी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन सबको नकार कर जी। आप ये कहेंगे कि साहब देश में मोदी जी का मैजिक चला है हाँ। और हम लोग बहुत खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी की गेंद में सरकार बन गई है। चलिए मनीष जी जी एक बात देखिए, इसमें और इसमें- जोड़ना चाहेंगे जी जी आलोक जी केरल में भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण इलाकों में कम से कम 12% वोट अपग्रेड हो रहा है और शहरी इलाकों में 9% हो रहा हाँ। है, और ये सब देखते हुए वहां पे 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी। तो केरल में ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। हाँ क्योंकि वो जिनके साथ में चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं उनका भी अपना एक वोट बैंक रहा है, उनका जनाधार रहा है, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कैश कराने की कोशिश कर रही है। सत्येंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे धर्मेंद्र पेगवाल जी की टिप्पणी पर? देखिए धर्मेंद्र जी ने बात कही है, वो पत्रकारिता के जी महारथी हैं, हम्म अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आज ये कहूँगा कि ये कांग्रेस को सोचना है कि अगर जो राहुल गांधी जी 150 सीट दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी 140 सीट दे रहे हैं बीजेपी को, या प्रियंका वाड्रा 180 सीट दे रही हैं, हाँ। तो मुझे लगता है इन सबको पहली बात तो फूल सिंह बरैया जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या बात है। और जो संकल्प देखिए अगर बोल रहे हैं तो आज आपके एग्जिट पोल से ही क्लियर हो गया है, हाँ। और जिसको शशि थरूर जी झुठलाना शुरू कर दिए, हाँ ये कह रहे हैं इलॉजिकल बता रहे हैं जी तो अभी मुझे लगता है कि क्या शशि थरूर जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हाँ। प्रश्न ये उठता है हाँ। कि क्या ये अपना मुंह काला करेंगे। तो मैं कहता आपने हूं तैयारी मुझे कर रखी, एक काजल अच्छी वगैरह आपने ले परिपाटी है। रखा है उनको भेंट करने के देखिए लिए फूल अच्छी सिंह बरैया जी की तर्ज पर? नहीं, फूल सिंह बरैया जी ने संकल्पना ली थी और मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ। जी। उन्होंने संकल्पना को सिद्धि तक पहुंचाया हाँ। और अपना मुंह काला किया जी। और अपनी पराजय को स्वीकार किया। हालांकि मैंने कहा था उस समय भी हाँ। कि फूल सिंह बरैया अकेले कल्प्रेट नहीं थे या अकेले जिम्मेदार नहीं थे, हाँ पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस को सबको मुंह काला करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि वो तो एक सीट अकेले पर थे हाँ। जिनने टिकट बांटे, हाँ। और जो केंद्र के लोग यहाँ आए थे जैसे सुरजेवाला जी जो आए हाँ। थे हाँ। या खड़गे, इन सबकी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है। तो सामूहिक रूप से करना चाहिए, तो चलिए। मैंने ठीक है। ये कहा, और आज भी मुझे लगता है इंडिया अलायंस को सामूहिक रूप से करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात एक और आ जाती है जी। सूरज जी जी कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं, हमने हाँ। नहीं कहा, हाँ। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीट दी है 40 के आसपास, हाँ। तो आपने तो शायद ज्यादा दी हैं। आप ठीक है। 4 हम जून पश्चिम को क्या बंगाल होगा? पर आएंगे सर। हमने 59 दी हैं। हम पश्चिम हाँ, बंगाल अभी पर आप आएंगे, दे इसके रहे बाद हैं। पश्चिम जी। बंगाल का मैं नंबर कह है। रहा हूँ कि अगले देखिएगा बिल्कुल ये जो इनका अलायंस है, ये सब ये जो चलिए। एक तार होने वाला ठीक है। भानुमति का अब खून एक- था। और दूसरी बात जो जी। माननीय बीडी शर्मा जी, देखिएगा मैं कहूँगा शुभंकर होंगे, और जो हमने कहा हाँ। मैं पुनः विश्वास के साथ कहता हूँ हाँ। कि ये 1984 की इतिहास को पुनः रिवील किया जाएगा ठीक और है। रिपील होने वाला है। मुझे लगता है कि तब हमें मैं विश्वास रखता हूँ कि हमारे धर्मेंद्र जी भी जी। साधुवाद देंगे और इस बात की शुभकामनाएं चलिए, भी, बधाई भी बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल। जिस प्रकार से हमें पुनः रचने जा रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये हम बात अवश्य करेंगे। अब भावी एक ऐसे होगा। राज्य की ऐसे राज्य की ओर चलते हैं जिस राज्य में हमने कई खंड देखे हैं कि 2019 के चुनाव में एक पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब वो पार्टी दो रूपों में है, दो अलग अलग दलों में है। ऐसी दो पार्टियां, शिवसेना की बात करें, यदि हम बात करें वहां पर एनसीपी की, तो वहां पर दो नहीं है, वो 4 पार्टियां हो गई हैं। और वहां जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो बिल्कुल अलग तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है, तस्वीर के अलग रंग प्रस्तुत कर रहा है। तो देश न्यूज का एग्जिट पोल और देश न्यूज के आंकड़े महाराष्ट्र के लिए क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी बताएंगे मनीष कुमार, और मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और वो कहावत है ना कि सूख गए हैं इनके आंसू, ये ना कभी रोते हैं। इसी तर्ज पर वहां पर टूट फूट बहुत हुई है पार्टियों में। हम बात करें महाराष्ट्र की, देखिए महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 के नतीजों पर बात करें तो पहले उन्हीं के आंकड़े देख लेते हैं कि बीजेपी यहां पर 23 सीटों पर काबिज है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुला था 2019 में, 0 पर थी। इसके अलावा जो शिवसेना थी, ओरिजिनल शिवसेना, उसके खाते में 18 सीटें थी। एनसीपी जो ओरिजिनल है उसके खाते में 4 सीटें थी। AIMIM जो असदुद्दीन की पार्टी है उसके खाते में 1 सीट थी। इसके अलावा एक जो सीट है निर्दलीय के खाते में थी। इसके अलावा 1 सीट जो है अन्य के खाते में गई थी। लेकिन अब तस्वीरें हम क्या देखते हैं 2019 के बाद हम 2024 5 साल के अंतराल में क्या कुछ बदला है, हम उस तस्वीर पर बात करना चाहेंगे। देखिए क्या बदला है वहां पर। अब बीजेपी को 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये सर्वाधिक आंकड़ा है। पहले 23 और अब 25 बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा एनडीए गठबंधन की अगर बात करूं तो उसको 11 सीटें मिलती हुई दिख रही है, और एनडीए और 25 का टोटल फिगर अगर हम मिला लेते हैं तो 36 सीटों पर एनडीए गठबंधन काबिज हो जाता है, यानी कि यहां पर सीटों में बढ़ोतरी है। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की हम बात
बात करें तो 12 सीटें मिलती हुई दिख रही है। लेकिन अब जो एनसीपी ओरिजिनल और एनसीपी देखिए 2 धड़े में बटी हुई है। एक तो शरद पवार वाली एनसीपी और अजीत पवार वाली एनसीपी, शिवसेना उद्धव गुट जो उद्धव गुट की है और दूसरी है एकनाथ शिंदे वाली पार्टी। दोनों की पार्टी भी अलग अलग है। दोनों की पार्टी, एक पार्टी एनडीए के साथ में है तो एक पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में है। लेकिन अब कितनी सीटें उनको मिलेगी, कुछ इंडिया वालों को और एनडीए वालों को। देखिए टोटल फिगर अगर मैं बात करूं तो एनडीए का 36 पे चला जाता है, इंडिया गठबंधन का 12 पर चला जाता है। एनसीपी एआईएमआई का यहाँ पर खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है, निर्दलीय को भी यहाँ पर कोई सीटें मिलती नहीं दिख रही है और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर कोई सीट नहीं दिख रही है। आलोक सिंघाई जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या यही कारण है कि पार्टियों में टूट फूट है, इसलिए जो फिगर है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का उनकी सीटों में बढ़ती हुई दिख रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2019 में शून्य पर थी, लेकिन इस बार 12 सीटों पर बढ़त दिख रही है उनकी। बिल्कुल, ये जो भ्रम की स्थिति थी वहाँ हट गई है और स्पष्ट रूप से दोनों दलों में जिस तरीके से शिवसेना टूटी और जिस तरीके से एनसीपी टूटी, तो ये दोनों के वजह से भ्रम हट गया है और स्थायी मतलब एकमुश्त विभाजन हो रहा है, या तो एनडीए के साथ में या एनडीए के खिलाफ में। तो उसका नतीजा आ रहा है कि कांग्रेस को सीट्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से शरद पवार गुट का भी साथ का वोटर था और शिवसेना का वोटर था, वो भी बीजेपी के साथ में जुड़ा है, इसलिए बीजेपी को बहुत ज्यादा क्षति होगी ऐसा भी नहीं कह सकते। तो वहां लगता है कि एनडीए जो है बढ़त हासिल करेगा। बिल्कुल, वहां पर सूरज जी, एनडीए एक बढ़त चीज हासिल और करते बोलना हुए दिख चाहता रहा हूँ, जी एक बड़ा अच्छा जी जो मैं संकल्पना की बात कर रहा था, जी। शायद कांग्रेस के मित्र भी जरूर पालन करेंगे। हाँ। उनके आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती जी। हाँ। उन्होंने लिख दिया है अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं हाँ। तो मैं अपना सिर मुड़वा लूंगा। ठीक है, अच्छा, 4 तारीख का वेट कर हाँ, लेते हैं। मतलब एक बिल्कुल अच्छा जी, है। मैं बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करता हूँ जी। कि देखिए अगर बोला है तो संकल्प से सिद्धि हो हाँ। और वो अपना ये माने भी, जी, तो मतलब चलिए। कुछ ना कुछ बिल्कुल, उनको बांसुरी- पालना बांसुरी चाहिए। राज उनके खिलाफ में चुनाव क्या लड़ रही सिर है, मुड़वाएंगे बीजेपी या ने मुंह बांसुरी काला को करेंगे, अब ये ठीक बात है। आती जी, है। ठीक दोनों है। में से क्या करेंगे वो कांग्रेस चलिए। वाले बताएं। ठीक है, बात करेंगे हम उड़ीसा की। उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं और वहाँ जहाँ क्योंकि वहाँ का सियासी समीकरण भी बहुत सारे तस्वीर लिए सामने आया है। 2024 के चुनाव में जब हमने देखा है कि उड़ीसा में जिन सीटों की यदि हम बात करेंगे, कुछ सीटें ऐसी हैं जो चर्चा में तो रही हैं, लेकिन वहाँ की सियासत का एक अलग रुख दिखा है और वो रुख भारत के दूसरे राज्यों की अपेक्षा उड़ीसा की जो राज्य रहे हैं, उड़ीसा की जो सीटें रही हैं, उन सीटों पर भारत के दूसरे राज्यों की सीटों के मुद्दे के असर नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक है। देखिए उड़ीसा की अगर बात करें तो 21 सीटें यहाँ पर टोटल है, लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो लगातार बीजेपी सरकार ने और केंद्र सरकार ने वहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, नवीन पटनायक को घेरने की कोशिश की क्योंकि उनका गठबंधन नहीं हुआ था। देखिए अगर 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें मिली थी। बीजेडी की अगर हम बात करें जो नवीन पटनायक की पार्टी है, वहाँ 12 सीटों पर काबिज रही है 2019 में और 1 सीट जो थी कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। लेकिन अगर हम यहाँ का 2024 का देश न्यूज़ का एग्जिट पोल के अगर अनुसार की अगर बात करें हम तो बीजेपी 15 सीटों पर इस बार मिलती दिख रही है, यानी कि कांग्रेस बीजेपी को 7 सीटें बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बीजेडी की बात करें तो बीजेडी 12 पर थी, अब 6 पर आ गई है। 6 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और कांग्रेस पार्टी का इस बार खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट का नुकसान है। अन्य के खाते में बिल्कुल जाती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी जो है उसकी बल्ले बल्ले है इस बार। मैं आपसे समझना चाहूंगा अभिषेक शर्मा जी कि बीजेपी ने जो 7 सीटों का ग्रहण किया है, बीजेपी की जो बल्ले बल्ले दिख रही है, क्या कारण रहा? कि भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां पर काम किया पीएम मोदी ने और जो तमाम बीजेपी के नेता है चारों तरफ से नवीन पटनायक को घेरने की कोशिश की, क्या वो मुद्दे काम किए वहां पर? देखिए नवीन पटनायक जी का लंबा कार्यकाल जो है सीएम के रूप में रहा है और जब एक लंबा कार्यकाल होता है तो उसमें प्लस माइनस ये होता है कि माइनस सबसे ज्यादा होता है कि एंटी कंपेंसी कहीं ना कहीं काम करती है। आप बीजेडी को देखें तो उसने लगातार किया, परंतु उसका एक पैरामीटर जो है ना वो एक ही लकीर की तरह रहा, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया। आप देखिए इतने सारे जो अर्थक्वेक आते हैं या साइक्लोन आते हैं वो उड़ीसा पर होते हैं। अच्छा, इसमें एक फैक्टर जो है केंद्र की तरफ से रहा, लगातार जो है उड़ीसा के सीएम उठाते रहे कि हमको जो है आपदा की राशि नहीं मिलती, हमको जो है सपोर्ट नहीं मिलता है, जो दक्षिण राज्यों के जो समुद्र के तटीय इलाके हैं उनमें हमेशा ये पाई गई। परंतु फिर भी नवीन लगातार मोदी जी के 3-4 दौरे हुए और आप देखिए मध्य प्रदेश से भी कई नेता जो हैं वो लगातार अभी चुनाव से पहले तक टिके रहे, जिसमें हमारे रामेश्वर शर्मा जी भी गए और भी लोग काफी गए और उन्होंने बहुत पुरजोर जो है बूथ लेवल पर काम किया, जो बीजेपी का अपना एक मैनिफेस्टो मतलब एक संकल्प पत्र की तरह काम करता है कि उसका एक कार्यकर्ता जो है वो किसी भी राज्य में जाता है तो वहां का अधिकारी बन के काम करता है और यही उड़ीसा में हुआ। आप देखिए कि उड़ीसा में लगातार जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी को फायदा लेके पहुंचाने का काम किया है।
बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा जिस प्रकार से बीजेपी ने उठाया, प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया, और जो बीजेपी की टोली के जो लोग थे वहाँ पर लगातार डेरा डाले हुए थे। और आप एक चीज और देखिए मनीष जी, सूरज जी कि उड़ीसा में इलेक्शन के टाइम तक भी ईडी और आईटी के रेड पड़ते रहे बराबर लगातार, तो वो इफेक्ट कहीं ना कहीं आता है। तो भ्रष्टाचार तो देखो बीजेपी का तो मुद्दा है ही भ्रष्टाचार, वो तो 2014 से पहले 10 साल पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर आई थी, और मोदी जी ने अभी बोला था कि 22,000 करोड़ हमने उनके ही कार्यकाल में उन्होंने मोदी जी ने पकड़े हैं, जी है ना। तो ये तो भ्रष्टाचार तो उनका मूल मुद्दा है ही है, तो कहीं ना कहीं जनता को समझाने में वो कामयाब विपक्ष रहे। के लिए इसका मतलब कैसे हम ये यूज कहें कि करते हैं प्रधानमंत्री इस मोदी- भ्रष्टाचार मुद्दे बिल्कुल। के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट है। और वो जनता के मन में किस तरीके से प्रभावित कर बिल्कुल सकते ठीक है। और हम ये समझे कि कहीं ना कहीं जनता को समझाने में कामयाब रहे हैं। हैं। बिल्कुल। तो ये कामयाबी उनको 7 सीटों की बढ़त यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम बिल्कुल। बात करें इसके बाद में और अन्य राज्यों की, तमिलनाडु की जब बात करें 39 सीटें हैं, और वहाँ पर 2019 में डीएम के 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, और इस बार डीएम के अपने घाटे में जा रही है, क्योंकि 23 की अपेक्षा देश न्यूज़ के आंकड़े के अनुसार 19 सीटें मिलती हुई नजर आई। देश न्यूज़ का एग्जिट पोल तमिलनाडु में डीएमके को 19 सीटें दे रहा है, और कांग्रेस मतलब इंडिया जो गठबंधन है, गठबंधन की जो 8 सीटें पिछले बार आई थी उसमें से इस बार 10 सीटें मिलती हुई बढ़त दिखाई दे रही है तमिलनाडु में। कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन की बात करें तो बढ़त के साथ है एनडीए, वहां पर इस बार 6 सीटों पर जीत हासिल करने की संभावना है कि एनडीए के जो प्रत्याशी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल रहे हैं, उनको 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। और अन्य जो पिछले बार केवल 2 सीटों पर थे, इस बार चूंकि वोटों का बंटवारा हुआ है, कहीं त्रिकोणीय और कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला देखा गया, उसके कारण अन्य पार्टियों को या अन्य प्रत्याशियों में से 4 को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना सीट पर जहां कुल 17 सीटें हैं, उन 17 सीटों में से टीआरएस को पिछली बार 9 सीटें मिली थी, इस बार 4 सीटों पर सिमटने की संभावना है। और भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन वहां पर 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस को पिछली बार 3 सीटें मिली थी, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस वहां 8 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, और एआईएमआईएम वहां पर 1 सीट दर्ज कर सकती है। बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जिसकी सियासत को लेकर के देश भर में चर्चा रही है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल में खेला करने की बात कही गई कि एक तरफ जहां वहां पर हमने संदेश खाली का मौसम देखा, संदेश खाली का मुद्दा देखा, वहीं पर मुस्लिम ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल करने के आदेश का भी असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के आंकड़े? बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार से आपने खेला की बात कही, तो कहीं ना कहीं खेला टीएमसी के साथ में हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से हम 2019 के आंकड़े देखें तो 22 सीटों पर टीएमसी थी, लेकिन अब 15 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी ने टीएमसी का खेला कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें, बीजेपी वहां पर 18 सीटों पर काबिज थी 2019 के फिगर की बात करें, लेकिन अगर 2024 का जो आंकड़ा देखें, देश न्यूज का एग्जिट पोल देखें, तो 26 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, यानी कि यहाँ देखिए बीजेपी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से हम देखें, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाद में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी भी राज्य की हुई है राजनीतिक तौर पर, तो वो पश्चिम बंगाल की हुई, चाहे वो संदेश खाली का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो या वहां पर हिंसा का मुद्दा हो। लगातार हम 7 फेजों में हमने वहां पर हिंसा देखी है, और संदेश खाली का मुद्दा एकमात्र ऐसा मुद्दा था जो राष्ट्रीय स्तर पर उठा। तो क्या लगता है आपको कि जो नेशनल इशू पीएम मोदी ने बनाया संदेश खाली का मुद्दा, और ये टीएमसी के लिए घाटे साबित हुए? बिल्कुल सही बात है। महिलाओं का सम्मान बहुत बड़ी बात है, और महिलाओं के सम्मान की जहाँ तक बात है, 50% वोटर महिलाएं होती हैं, तो निश्चित तौर पर चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, लेकिन यदि महिला अपने उस पर आ जाती हैं तो महिला संगठित होकर किसी पार्टी को चुपचाप वोट दे सकती हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश और आपने पश्चिम बंगाल को कहा कुछ सामंजस्य के तौर पर कहा है, तो दोनों ही राज्यों में जो है निश्चित तौर पर जो है धर्म का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, और धर्म के मुद्दे पर विशेष तौर पे जो है ममता बनर्जी धर्म का नाम लिए बगैर धर्म के नाम पर ही जो है लड़ती रही हैं, राजनीति करती रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो है वो तासीर जो है वो तासीर उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की रही है, और यदि उत्तर प्रदेश में जाति की बात उठेगी तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाएगी, लेकिन धर्म का कार्ड सामने चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। बिल्कुल। तो लेकिन मैं एक और सवाल आपसे समझना चाह रहा था, जिस प्रकार से हम अन्य स्टेटों की बात करें और वेस्ट बंगाल की बात करें, तो यहाँ सर्वाधिक वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंट हर स्टेट से पश्चिम बंगाल का अधिक रहा है। ये जो वोटिंग परसेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहा है, क्या ये सत्ता के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी थी, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया यहाँ पर? जनरली ऐसा ही कहा जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि वोटिंग परसेंट बढ़े और सत्ताधारी दल को ही फायदा हो, लेकिन अक्सर जो है
सत्ताधारी दल के विरोध में ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। और आपके जो आकलन कह रहा है वो आकलन इसी बात का द्योतक है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो आंकड़ा है इस आंकड़े का आप भी समर्थन करते हैं, हालांकि समय की सीमा है। पर आलोक सिंघई जी, देश न्यूज के ओवरऑल एग्जिट पोल पर आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं कि 1 मिनट पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करें समय की सीमा को देखते हुए। आलोक सिंघई जी। जी, देश न्यूज़ ने जो अनुमान लगाया था लगभग वैसे ही नतीजे आ रहे हैं। देश न्यूज़ की टीम ने जो सर्वेक्षण किया था वो सर्वेक्षण सच्चाई के बहुत नज़दीक दिख रहा है। और ये लग रहा है, पहले से ये तो तय था कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो वो संदेश तो है ही है। लेकिन जितने जगह पे ये कहा गया था कि यूपीए को, गठबंधन को, इंडी गठबंधन को जितनी सीट्स मिलेगी लगभग वैसे ही मिलती दिख रही है। जी, बहुत तो बहुत धन्यवाद। ये अच्छा है जी, आपका प्रयास बहुत सराहनीय। जी सत्येंद्र जी, आप ही के पास आ रहा था कि 30 सेकंड में अपनी बात रखें समय की सीमा को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं और राजनीतिक पार्टी का पक्ष रखते हुए देश न्यूज के एग्जिट पोल पर आपकी टिप्पणी। देखिए, देश न्यूज़ के एग्जिट पोल का मैंने प्रारंभ में ही कहा कि बहुत साधुवाद है और मुझे लगता है सटीक है। थोड़ा सा और प्लस जो है, देखिए 400 पार जरूर हो रहा है। हाँ। और आने दीजिए 4 जून। और दूसरी बात मैं कहूँ कि हर चीज़ ये पहली बार खटाखट हमने सिद्ध कर दिया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो फिगर हम दे रहे हैं एनडीए को 388 प्लस है, ये प्लस 542 तक भी जा सकता है। जी धन्यवाद। और हमारे यहाँ उमा भारती जी ने कहा है, और उमा भारती जी ने कहा भी है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 450 प्लस भी हो जाए। तो अभी भी है, अभी 4 जून को सिद्ध होगा। मैं तो दावे से कहता हूँ कि ये जो डेटा जाएगा ये 426 के ऊपर जाएगा। बिल्कुल ठीक तो है। अब बात एक कहना चाहता था कि देखिए खेला होवे वाली बात है ना, राजनीति में सेवा होवे होना चाहिए। हम राजनीति में आते हैं तो जन कल्याण में देखिए आपको सत्ता मिलती है, सत्ता मिलेगी तो खेला नहीं होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। ममता दीदी को आज समझ में आ रहा है, हमने उसको सेवा होवे का मंत्र माना। और संदेश खाली में बहन जो रेखा पात्रा है वो वहाँ पे नारायणी के रूप में आई है। और आप देखिएगा कि पूरे देश के अंदर भी भाजपा 400 पार हो रही है और वहाँ पर ममता दीदी को भी जमीन देखने लगी है। थोड़े दिन में उनका किला ध्वस्त हो जाएगा। सूरज जी, पर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि सत्येंद्र जी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है भैया, आप लोग पूरा ले लीजिए, कोई इशू नहीं, फूल खिलेगा, परंतु थोड़ा सा हाथ फूल लगाने वाला भी तो छोड़ दीजिए। सही है, क्योंकि यहाँ नहीं, हमारे पास नहीं छोड़ने का, ये तो भगवान रूपी जनता तय करती है। बिल्कुल, अब जनता ने इनको कालनी बना रखा है आज का। जनता ने इनको आज का कालनी बना रखा है। सनातन द्रोही हो जाते हैं तो हम नहीं, हमारे उपाध्याय जी ने भी, वरिष्ठ पटकार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भैया विपक्ष का कुछ तो रूप छोड़िए, पूरी सीटें आप ले लेंगे तो फिर वो फूल हाथ लगाने वाले कहाँ रहेंगे। हाथ ने फूल खिलाया है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। नहीं, आपकी लक्षणा शक्ति को मैं सम्मान करता हूँ, धन्यवाद। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि बस मैं यही कहूंगा इतना सही कि ये तो भगवान रूपी जनता तय करती है। अब जनता से कहते शक्ति से लड़ रहे, ये राम से, भगवान राम को नहीं मानते, राम द्रोही है। सनातन द्रोही, सनातन द्रोहियों के साथ में लड़ रहे हैं, रामचरितमानस जलाने वाले लोग हैं। अब वो लालू यादव जी कहते हैं मंदिर जाना पाखंड है, वो होर्डिंग लगाते हैं। तो अब जनता तय करती है। बिल्कुल ठीक तो है। एक देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। आंकड़े भी हम जनता के आधार पर बता रहे हैं, जनता से मिले हुए मत के आधार पर उनकी क्या मंशा रही है उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और वो परिणाम जो भी आएंगे वो भी जनता के दिए हुए परिणाम होंगे कि जनता ने क्या परिणाम दिया है। हालांकि बताना चाहूंगा कि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आलोक सिंघई जी, धर्मेंद्र पैगवार जी, अभिषेक शर्मा जी, सत्येंद्र जैन जी और हमारे सहयोगी मनीष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है देश न्यूज के महा एग्जिट पोल की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 336 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और उनके घटक दल 52 सीटों से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कर रहे हैं। साथ ही यदि हम बात करें कि जो इंडी अलायंस है वो केवल 113 सीटों पर सिमटने की बात हो रही है और अदर को 42 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। देश न्यूज का एग्जिट पोल जनता के सर्वे के आधार पर, जनता के सर्वेक्षण के आधार पर हमने आपको प्रस्तुत किया है। अब 4 जून को देखेंगे परिणाम क्या कहते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।